मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी की एलटी ग्रेड परीक्षा में विषय के साथ जीएस के भी प्रश्न आते हैं जो सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हाईकोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी इस समय निकली हुई है, इसमें भी केवल जीएस है, यानी जीएस का ही पेपर केवल है। और इन तीनों परीक्षाओं में जीएस का सिलेबस भी समान है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हाईकोर्ट की आरओ एआरओ की परीक्षा में जीएस के 200 प्रश्न रहेंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 नंबर के होंगे और इनका समय होगा 3 घंटे का। इस परीक्षा में ना तो नेगेटिव मार्किंग है और ना ही कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इसी प्रकार जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में जीएस के 40 प्रश्न और विषय के 80 प्रश्न हैं। कुल 120 प्रश्न करने होंगे जो कि 300 अंकों का होगा और इसका समय 2 घंटे का है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी और साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है जो कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% है और एससी एसटी के लिए 35%। इसी प्रकार एलटी ग्रेड की परीक्षा में जीएस के 30 प्रश्न होंगे और विषय के 120 प्रश्न, कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे जिनके मार्क्स होंगे 150 अंकों के और इसका भी समय 2 घंटे का है तथा इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए 40%, एससी एसटी के लिए 35% है। इस प्रकार कुल मिलाकर तीनों परीक्षाओं में जीएस का जो सिलेबस है वो समान है। प्रश्नों का स्तर हर परीक्षा का अलग अलग हो सकता है। तो फिर मित्रों, आज हम जीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज इस अंक में संविधान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या नोट्स भी उपलब्ध कराई जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए शुरू करते हैं जीएस का पहला अंक। पहला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी बलदेव सिंह, सी लियाकत अली खान, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है डी बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1861, सी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसका सही उत्तर है ए भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया था? ए दादा भाई नौरोजी को, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय, डी एम जी रानाडे। तो इसका सही उत्तर है बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे।
गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़वादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस को कंठस्थ कर लिया था और उसे भाषण कला एवं रूढ़वाद को ग्रहण किया। गोखले संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरह से निर्वहन करते थे। जिस समय भारतीय संसद में भाषण देते थे, उस वक्त पूरा सदन शांत होकर उनके विचारों को सुनता था। वे महान संसदवेत्ता थे। लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की और कर्जन के शब्दों में ही कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले के इस चातुर्य वाक्पटुता के कारण उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, बी 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, सी लखनऊ अधिवेशन के दौरान, डी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1911 में, डी 1912 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ए 1931 में, बी 1919 में, सी 1920 में, डी 1942 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया और इस कानून के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती थी। इसी कारण इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात था। भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना भी की। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? ए गोखले, बी बीजी तिलक, सी डॉक्टर MR जयकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर MR जयकर। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर MR जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे।
जबकि गोखले और बीजी तिलक की स्वराज पार्टी की स्थापना से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? ए. भारत में अंग्रेजी शासन, बी. किसानों पर अन्याय, सी. न्यायिक व्यवस्था, या फिर डी. भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है डी. भूमि कर में अधिक वृद्धि। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ए. 26 फरवरी 1929 को, बी. 12 मार्च 1930 को, सी. 31 दिसंबर 1930 को, डी. 2 अक्टूबर 1930 को। तो इसका सही उत्तर है बी. 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? ए. 1935 में, बी. 1936 में, सी. 1937 में, डी. 1938 में। तो इसका सही उत्तर है बी. 1936 में। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1936-37 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन किया। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? ए. J.L. नेहरू, बी. मौलाना आज़ाद, सी. टैगोर, डी. महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है डी. महात्मा गांधी। गांधी जी की नीतियों एवं सिद्धांतों को प्रायः उनके समर्थक गांधीवाद कहकर संबोधित किया करते थे। इसी के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने 1936 में यह वक्तव्य दिया कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। परंतु गांधी जी इस पर सहमत होते हुए भी दिखते हैं। कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ए. 22 दिसंबर 1939 को, बी. 25 दिसंबर 1938 को, सी. 26 जनवरी 1939 को, डी. 15 अगस्त 1939 को। तो इसका सही उत्तर है ए. 22 दिसंबर 1939 को। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसी दिन को यानी कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. B.R. अम्बेडकर और डी. चौधरी रहमत अली। तो इसका सही उत्तर है बी. M.K. गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर पड़ने लगी
तब मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करके वे धोखा खा चुके थे। इसलिए विभिन्न नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। उनकी यह योजना भारत में अनेक विभाजन के दरवाजे खोल देगी। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? ए. डॉक्टर एनी बेसेंट, बी. सुचेता कृपलानी, सी. अरुणा आसफ अली, डी. सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है सी. अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन करवाया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गईं, ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए. 20 अप्रैल 1945 को, बी. 24 मार्च 1946 को, सी. 26 मार्च 1946, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेवेल 1944 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब की गई थी? ए. 23 अगस्त 1946 को, बी. 24 अगस्त 1946, सी. 25 अगस्त 1946 या फिर डी. 26 अगस्त 1946। इसका सही उत्तर है बी. 24 अगस्त 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ए. 10, बी. 12, सी. 13, डी. 15। तो इसका सही उत्तर है डी. 15। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें उनके नाम इस प्रकार हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी। इस प्रकार कुल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा की सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? ए. H.N. कुंजरू, बी. B.N. राव, सी. सच्चिदानंद सिन्हा, डी. B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है
बी राव। संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि संविधान सभा के वैधानिक परामर्शदाता यानी कि संवैधानिक सलाहकार जिसे कहेंगे बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निर्मित हुआ था ए 2 जनवरी 1930 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो उसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1 यानी कि ए ऑप्शन। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ए 33, बी 35, सी 12 और डी 34। तो इसका सही उत्तर है सी 12 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इनमें पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता और पांचवा राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता और छठा है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इनमें धर्म की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 29 से 30। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 से 24। हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है, जो इस प्रकार है कि अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम एवं बेगार को प्रतिबंधित किया गया है और इसके उल्लंघन पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यवस्था की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने, खान में या कहीं भी काम में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 29।
अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखेगा और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम एक नई टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे।